तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने आपके कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है उसके अभ्यास प्रश्न का 11 सवाल तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुके थे एकदम लॉजिक के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सवाल नंबर 12 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ बेसिक विथ कंसेप्ट आपको समस्त सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो बच्चों, अध्याय 5 के अंकित प्रश्न का आपका सवाल नंबर 12 है। कहता है कि किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी, ये मान लेते हैं कमरे का छत है और ये जो डोरी है वह कितनी लंबी है, 2 मीटर लंबी है, और जिसमें एक गोलक को लटकाकर 0.1 केजी संहति का, इसका द्रव्यमान कितना है 0.1 केजी के संहति का कोई द्रव्यमान का अगर कोई कण इसको लटकाकर अगर इसका दोलन आरंभ किया जाता है। दोलन क्या होता है कि जब इस प्रकार से अगर रस्सी से बांध करके किसी कण को छोड़ा जाए और वह कण इस प्रकार से गति करे तो वह क्या कहलाता है, दोलन कहलाता है। तो दोलन की आरंभ किया जाए अपनी माध्य स्थिति पर, गोलक की जो चाल है वह 1 मीटर प्रति सेकंड, माध्य स्थिति यानी बीच की स्थिति। देखिए इसमें एक कंडीशन होता है, सबसे पहले गोलक इधर की ओर अगर गति करेगा तो यहां से इसकी गति क्या होगी, धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगी, और यहां पे जब चरम स्थिति पर पहुंचेगा तो वेग बराबर कितना हो जाएगा, 0। फिर से यहां से लोलक क्या होगा, इधर की ओर चलना चालू होगा, और यहां पे जो v का मान होगा ना वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वह कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और फिर इससे आगे जैसे ही बढ़ेगा धीरे धीरे इसका वेग फिर से घटना शुरू हो जाएगा, और यहां पे पहुंच करके v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब गोलक अपनी, नंबर ए, सबसे पहले ए नंबर कहता है कि जब गोलक ए क्या कह रहा है कि जब गोलक ए, पहला नंबर क्या कह रहा है कि जब गोलक ए चरम स्थिति में से किसी एक पर है। चरम स्थिति इसकी क्या है, देखिए यह इसकी क्या कहलाती है, चरम स्थिति। क्या कहलाती है, चरम स्थिति या अंतिम स्थिति। तो यह देखिए इसकी चरम स्थिति है। सपोज कीजिए जब यहां से गोलक यहां आया तो यहां पर आकर के गोलक एकदम से क्या हुआ, रुक गया। एक पल के लिए गोलक यहां पे रुक गया, यानी इसका वेग क्या हो गया, 0। अब उस कंडीशन में हम इस डोरी को काट दें जबकि यहां पर इसका वेग क्या हो गया हो, 0 हो गया हो, अर्थात यह लोलक क्या हो गया हो, यहां आकर के रुक गया हो। तो अमेजिंग कीजिए कि जब यहां पे लोलक रुका होगा और इस डोरी को हम काट देंगे तो यह लोलक क्या होगा, अपनी भार बल mg की वजह से यह नीचे की ओर गिरना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यह लोलक क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर ए कह रहा है कि जब इसकी चरम स्थिति में इस डोरी को काट दिया जाएगा तो इस लोलक का पथ कैसा होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि चूंकि तो देखिए हमने लिखा कि चूंकि चरम स्थिति में लोलक का जो वेग होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस स्थिति में वेग क्या होगा, 0 होने पर जब डोरी को काट दिया जाएगा तो लोलक क्या करेगा, अपने भार बल mg के प्रभाव में आकर के गति करेगा, और जो उसका पथ होगा वह कैसा होगा, एक सीधी रेखा में। उसका पथ कैसा होगा, एक सीधी रेखा में होगा। और बी पार्ट ये कह रहा है कि उस समय डोरी को काटा जाए जब यह लोलक का जो वेग है वह क्या हो, मैक्सिमम हो। जब लोलक का वेग मैक्सिमम हो तब काटा जाए, बी पार्ट जो है आपका। अब देखिए यहां से लोलक चला और यहां पर आकर के इसकी स्थिति क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब यह चूंकि यहां पे वेग 0 था इसलिए लोलक सीधा गिरा, लेकिन यहां पे इसका वेग 0 नहीं है, यह आगे की ओर गति कर रहा है। तो जब यहां से इसकी डोरी को काट दिया जाएगा, इसकी डोरी को यहां से जब काट दिया जाएगा, जब इसकी स्थिति यहां होगी तो यह लोलक अपने वेग के कारण इसकी गति कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। और चूंकि उसमें कुछ ना कुछ क्षैतिज वेग होगा, इस लोलक के अंदर क्षैतिज वेग होगा, और उस वेग के कारण लोलक इस प्रकार से गति करता हुआ नीचे गिरेगा, और इस प्रकार की गति के पथ को हम कहते हैं प्रक्षेप्य। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। क्या, कौन सा पथ कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो जब लोलक की स्थिति मैक्सिमम होगी उस समय अगर इस डोरी को काटा जाएगा तो लोलक क्या करेगा, प्रक्षेप गति करता हुआ नीचे की ओर गिरेगा। तो आइए इसका भी स्टेटमेंट लिखते हैं।
तो देखिए हमने लिखा कि जब लोलक का वेग सर्वाधिक होगा उस समय अगर डोरी को काटा जाएगा तो जो आपका लोलक है वह कैसी गति करता जाएगा, क्षैतिज में भी गति करेगा और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी गति करेगा और उसका जो पथ होगा करते हुए नीचे गिरेगा और उसका जो पथ होगा वह प्रक्षेप्य पथ होगा और प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो ऐसा पथ होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम सवाल नंबर 12 को हल कर। अगले क्रम में आपका सवाल नंबर 13 है जो कि कहता है किसी व्यक्ति की संगति यानी कि जिसका द्रव्यमान दिया है m बराबर कितना दिया है, 70 kg दिया हुआ है। m का मान कितना दिया है, 70 kg। एक गतिमान तुला में खड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि एक तराजू है, गतिमान है, गतिमान तुला में यानी कि लिफ्ट में खड़ा हुआ है जिसमें एक तराजू रखा हुआ। तुला का मतलब क्या होता है, तराजू, जहां पे यहाँ पे वह क्या दिखाता है, रीडिंग दिखाता है, पाठ्यांक दिखाता है। और मान लेते हैं कि जो टिंकू है आपका इस तुला में खड़ा हुआ है और ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर नीचे क्या करती है, गति करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कंडीशन दे रखा है नंबर ए और यहाँ पे जब भी हम गुरुत्वीय त्वरण g की बात करेंगे तो मान उसका कितना रखेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए नंबर ए कह रहा है कि यदि 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से पिंड कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि ये तुला क्या कर रही है, ऊपर और नीचे पे। ये टिंकू लिफ्ट में खड़ा है और यह ऊपर और नीचे गति कर रही है। तो इस पर लगने वाले बलों की अगर हम गणना करें तो एक तो इस टिंकू का भार बल जो कि आपका होगा mg, W बराबर कितना होगा mg, जो कि जस्ट नीचे की ओर लगेगा, और एक इसका प्रतिक्रिया बल लगेगा जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमेशा लगता है n। एक प्रतिक्रिया बल n लगता है हमेशा ऊपर की ओर। अब देखिए ये जो मशीन है, हमने पार्ट 3 में पढ़ाया था कि जो ये मशीन है अगर यह ऊपर जा रही है और इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है तो जितना प्रतिक्रिया बल लग रहा है इस प्रतिक्रिया बल का मान ही आपके इस पाठ्यांक में रीडिंग आएगा। जो इस तुला का, जो इस तराजू का पाठ्यांक होगा वह किसके बराबर होगा, प्रतिक्रिया बल के। जितना प्रतिक्रिया बल लगेगा उतना ही पाठ्यांक लिफ्ट में रखे तराजू में दर्शित होगा, उतना ही दिखेगा। तो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तब क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जाने पर कैसा बल लगेगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि ये जो पिंड ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने का मतलब क्या है। ऊपर जाने का मतलब ये है कि इस पिंड पर ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वह बल इस mg नीचे पर लगने वाले भार बल से क्या है, अधिक है। अगर ऊपर लगने वाला यानी कि यह प्रतिक्रिया बल इस mg से अधिक है तब तो पिंड ऊपर जा रही है। अगर mg का मान अधिक होता तब तो पिंड को कहाँ आना पड़ता, नीचे की ओर आना पड़ता। इस तुला को या इस चिंटू को कहाँ आना पड़ता, नीचे की ओर आना पड़ता। लेकिन पिंड लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, यानी कहने का मतलब ऊपर लगने वाला बल जो है इस बल के क्या है, इस बल से क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात कि देखिए ऊपर जो बल लेकर के जा रहा है, ऊपर कौन सा बल लेकर के जा रहा है, n, और यह n किसके बराबर होगा, m इंटू a के बराबर होगा। भाई ऊपर लगने वाला बल ही तो है और बल कितना होता है, f इंटू ma। अब देखिए दूसरी बात क्या है, देखिए यह n इतना अगर mg के बराबर होता तब दोनों क्या होते, संतुलित होते। लिफ्ट ना तो ऊपर जाती ना तो नीचे जाती। अब संतुलन की अवस्था को पार करके जा रहा है, यानी इसके विरुद्ध बल लगा रहा है, यानी इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और mg को उधर जब भेजेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका ma, और माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा mg, और n का मान यहां से निकालें, m को कॉमन ले लें तो a प्लस का कितना आ जाएगा g। अब हमने ये बताया आपको कि यह n क्या है, जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाएगी तो इस जो तुला है, जो आपका तराजू है, उसमें जो पाठ्यांक है ना वह किसके बराबर होगा, प्रतिक्रिया बल जितना आएगा उतना ही पाठ्यांक यहाँ पे दर्शाएगी। अब जब लिफ्ट नीचे जाएगी तब क्या होगा, लिफ्ट नीचे जाने पर, लिफ्ट जब नीचे जाएगी तो देखिए नीचे जाने पर क्या होगा कि इसका जो भार बल W होगा, इसका जो भार बल W होगा वह क्या होगा, ज्यादा होगा n से। यानी कि इस भार बल W को इस प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें से हम n को माइनस कर देंगे, बराबर आपका हो जाएगा क्या, m इंटू a।
ठीक इसी प्रकार से जैसे पिंड ऊपर जा रही थी तो n का मान ज्यादा था तो पिंड ऊपर जा रही थी। अब पिंड अगर लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो यहाँ W का मान ज्यादा है, इसलिए लिफ्ट क्या हो रही है, नीचे आ रही है। तो W का मान ज्यादा है यानी इस W को इस प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सा एक लाइन का कंसेप्ट आप याद रखिएगा। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप कि जब कभी भी किसी बल को उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उसमें से हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जो बल जिसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है उसको हमेशा क्या करते हैं, माइनस किया जाता है। तो यहां किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, n के, तो इसको यहां से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब n को उधर भेजेंगे, ma को इधर लाएंगे तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर आपका होता है mg, और mg के पास ma आएगा तो प्लस में है, माइनस में हो जाएगा m इंटू a, और n का मान यहां से आ जाएगा आपका, m को कॉमन लेने पर g माइनस का a। यानी कि जब पिंड ऊपर जा रही होगी तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और जब पिंड नीचे आ रही होगी तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखिए जो आपका पार्ट नंबर ए है, कहता है कि पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जा रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। और जब लिफ्ट ऊपर जाए तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो यहां से हमारा n बराबर कितना होगा, n बराबर कितना होगा, m इंटू a प्लस g। अब देखिए यहां पे कह रहा है पिंड एक समान चाल से, अगर एक समान चाल से पिंड ऊपर जाएगी तो त्वरण a बराबर कितना होगा, 0, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन 0 होगा तो त्वरण क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पे a का मान 0 हो जाएगा। तो n बराबर, m का मान कितना दिया है, 70, तो 70 इंटू a का मान 0 प्लस g का मान कितना है, 10। 70 में 10 का गुणा होगा तो n बराबर कितना, 700 न्यूटन। यानी कि जो मशीन का पाठ्यांक होगा, जो यहाँ पे जब पिंड ऊपर जा रही होगी, एक समान चाल से जब पिंड ऊपर जा रही होगी तो मशीन का जो पाठ्यांक होगा, तुला का जो पाठ्यांक होगा, इतना होगा। अब बी पार्ट कह रहा है आपका, बी पार्ट कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, बी पार्ट में आपका ए का मान कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पिंड क्या कर रही है, इतने के त्वरण से नीचे जा रही है, और जब पिंड नीचे जाएगी तो नीचे जाने में हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, n बराबर कितना, m इंटू जी माइनस ए। अब देखिए n बराबर यहां से कितना आ जाएगा, m का मान कितना है 70 और g का मान कितना है 10 और माइनस का a का मान कितना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। n बराबर 10 में से 5 निकलेगा 5 और 7 बचे कितना हो जाएगा 35, 1 0 इतना न्यूटन। यानी जब आपका लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही होगी तो जो मशीन का पाठ्यांक होगा वह कितना होगा, इतना होगा। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं पार्ट नंबर सी को। पार्ट नंबर सी को देखते हैं। पार्ट नंबर सी कहता है कि 5 मीटर स्क्वायर से क्या कर रही है, ऊपर की जा रही है। 5 मीटर प्रति से सी वाला जो पार्ट है, सी कह रहा है 5, त्वरण कितना है, ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या कर रही है, ऊपर की ओर यह लिफ्ट जा रही है। जब ऊपर की ओर जाती है तो हम इस सूत्र को लगाते हैं। हमारा सूत्र है n बराबर m इंटू जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए है। तो यहाँ से n बराबर, m का मान है आपका 70 और g का मान है आपका 10, a का मान है 5। अब 15 सते आपका हो जाएगा 105 और 1 0 इसका, यह हो जाएगा न्यूटन। यानी कि अब की बार जो मशीन का पाठ्यांक आएगा वह इतना आएगा। अब अगला चलते हैं, पार्ट नंबर आपका डी देखते हैं। पार्ट नंबर डी आपका कहता है, पार्ट नंबर डी आपका कहता है कि यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए और वह गुरुत्वीय प्रभाव से मुक्त रूप से नीचे गिरने लगे तो पाठ्यांक क्या होगा। देखिए लिफ्ट में जब कोई खराबी आ जाएगी और वह गुरुत्वीय क्षेत्र से मुक्त होकर जब गिरने लगेगी तो वहां पे जो ए, त्वरण ए जो लग रहा था, त्वरण ए जो कार्य कर रहा था, अब वह त्वरण ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा और पिंड क्या करेगी, नीचे गिरने लगेगी मुक्त रूप से। देखिए कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण से मुक्त होकर के वह क्या करने लगेगी, नीचे की ओर गिरने लगी, ए जी के बराबर हो जाएगा। और जब नीचे की ओर गिरती है तो हम सूत्र लगाते हैं m g माइनस ए।
तो यहाँ से n बराबर m का मान है 70 और g का मान कितना है 10 और a का मान g के बराबर है तो इसका भी मान कितना है 10। n में 10 में 10 का गुणा हो 10 में 10 घटेगा तो 0 और 0 में 70 का गुणा होगा तो 0 और अर्थात जब लिफ्ट में खराबी आ जाएगी और वह गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से बाहर होकर के गति करने लगेगी तब उसमें पाठ्यांक कितना आएगा, आपका 0 पाठ्यांक दर्शित करेगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम सवाल नंबर 13 को हल कर। अगले क्रम में आपका सवाल नंबर 14 है, वह कहता है कि चित्र में 4 kg संगति यानी कि द्रव्यमान m का मान कितना दिया है, आपका 4 kg संगति के किसी पिंड की स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। देखिए स्थिति समय ग्राफ, यहाँ इसकी स्थिति है और यह इसका क्या है, समय है। यानी x अक्ष पे समय और y अक्ष पे क्या दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है, दर्शाया गया है। इसमें देखिए a इसका जो फर्स्ट पार्ट है a क्या कह रहा है, a कह रहा है तो इसमें देखिए 3 कंडीशन दिया है, इस पर तीनों पर आरोपित बलों का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले t जब 0 से क्या हो, छोटा हो। देखिए यह इसका 0 है और 0 से छोटा यानी कि इधर की ओर। तो आइए देखते हैं कि जब t क्या हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, तब क्या होता है। देखिए t 0 से छोटा होने का मतलब 0 यहाँ है आपका, 0 से छोटा होने का मतलब कि इधर कहीं होगा। अगर इस ग्राफ में दो चीजें हैं, अगर आप इस अक्ष पे चलेंगे, x अक्ष पे चलेंगे तो वह दिखाएगा समय और अगर y अक्ष पे चलेंगे तो यह दिखाएगा वस्तु की स्थिति। तो यहाँ से अगर 0 से छोटा यानी कि इधर की ओर हम चल रहे हैं तो निरंतर हम अगर चलते जाएं लेकिन देख रहे हैं कि इस पर y अक्ष यानी कि वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है। y अक्ष का कोई ग्राफ 0 के इधर नहीं है, 0 के आगे ही है। तो 0 के इधर नहीं, y अक्ष का कोई ग्राफ नहीं है, तो यानी कहने का मतलब इसकी स्थिति में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर इधर हम आते हैं, समय हमारा बीतता चला जा रहा है लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब समय व्यतीत होता जाए, समय बीतता जाए, समय बदलता रहे, स्थिति ना बदले तो वह वस्तु की कौन सी अवस्था कहलाती है, विरामावस्था कहलाती है। तो इस पर लगने वाला बल कह रहा है, तो चूंकि वस्तु कैसी अवस्था में है, चूंकि तो देखिए चूंकि वस्तु 0 से पहले क्या है, विरामावस्था में है। t का मान जब 0 से छोटा है तो वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। और विरामावस्था में जब वस्तु होती है तो उस पर त्वरण a का मान कितना होता है, 0 होता है। और जब त्वरण a का मान 0 होगा तो उस पर बल भी क्या होगा, 0 होगा। इसके दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जब t का मान क्या हो, 4 से, जब t का मान 4 से क्या हो, बड़ा हो, t का मान 4 से बड़ा हो। अब आइए इस ग्राफ में देखते हैं, 4 यहाँ है यानी कि ये आपका 4 है, 4 से बड़ा यानी 4 से हमें इधर चलना है। तो 4 से इधर अगर हम चलें, 4 से बड़े के तरफ चलें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समय तो निरंतर बढ़ रहा है और कण की स्थिति एक ही जैसी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जब t क्या हो, 4 से ज्यादा हो तो यहाँ पे एक समान गति हमें देखने को मिल रही है। और एक समान गति यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं है यानी त्वरण क्या है, शून्य है। अगर त्वरण शून्य है तो बल भी क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन देख रहे हैं कि जब ये क्या हो, 0 से तो बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। 0 से t क्या है, बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा। तो यहाँ से अगर यहाँ के स्थिति की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, O से लेकर के A के मध्य हमें क्या प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और जहां पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है वहां पे क्या होता है, वेग एक समान होता है। वहां पे वेग क्या होता है, एक समान होता है। और जब वेग एक समान होगा तो त्वरण वहां भी क्या होगा, शून्य होगा। और जब त्वरण शून्य होगा तो बल भी क्या होगा, शून्य होगा। आइए इसी के लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा कि 0 से बड़ा और 4 से छोटे में स्थिति समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि वेग क्या है, एक समान है। अतः त्वरण और बल क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे। इस तरह से हम ए पार्ट को हल कर सकते हैं। अब देखिए तो अगले क्रम में पार्ट बी में आपका कह रहा है कि एक तो आपका दिया है t बराबर 0, एक तो आपका t बराबर 0 पे बताना है और दूसरा t बराबर
4 सेकेंड पर, t बराबर दूसरा क्या कह रहा है 4 सेकेंड पर आपको बताना है। 4 सेकेंड पर आपको क्या बताना है, आवेग बताना है। क्या बताना है, आवेग बताना है। अब आइए देखते हैं, देखिए यहां से हमें आवेग को प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आवेग। और हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है, संवेग p बराबर होता है m इंटू भी। संवेग p बराबर होता है m इंटू भी। अब यहां से ये हमारा स्थिति समय ग्राफ है और स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वह हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर इसका हम ढाल निकाल ले, स्लोप निकाल लें, तो स्लोप निकाल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग। तो यहां से अगर वेग को हम देखें तो वेग क्या हो रहा है, इसकी स्थिति कहां से कहां तक बदल रही है, अंतिम स्थिति कितनी है 3। भाई 3 पर जाकर के यह फिक्स हो जा रहा है, यानी अंतिम स्थिति कितनी है 3 और प्रारंभिक स्थिति कितनी है 0 कहलाती है। अगर स्थिति में किसी भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसका अगर हम समय से भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। तो स्थिति परिवर्तन यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, परिवर्तन का जहां जिक्र होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम 3 है और प्रारंभिक 0 है। समय अंतिम कितना है 4 है, प्रारंभिक 0 है, तो 4 माइनस 0 यानी 3/4। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 7 28 75, 0.75 यानी कि वेग भी बराबर आ जाएगा 0.75 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, t बराबर 0 पर आवेग, t बराबर 0 पर हमें आवेग ज्ञात करना है। t बराबर 0 कहाँ है, यहाँ है। आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन यानी इस 0 से ठीक पहले की स्थिति ले रहे हैं और 0 से ठीक बाद की स्थिति। तो पहले की स्थिति में मान लेते हैं यहाँ पे पिंड विरामावस्था में है, यानी यहाँ v बराबर 0 होगा और यहाँ पे जो पिंड का वेग है वह कितना निकल के आया है 0.75, यानी कि यहाँ पे v2 बराबर कितना हो जाएगा 0.75। तो अगर हमें किस पर निकालना है, इस 0 पर आवेग निकालना होता है, तो आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। और परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी P2 माइनस का P1। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अब P2 m तो सबके लिए वही रहेगा, तो P2 बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू V2 माइनस m इंटू V1। अब यहां से V2 का मान कितना है, ये आपका V1 है और ये आपका V2 है। तो m का मान कितना है 4 है, 4 m दोनों में कॉमन है, m बाहर निकाल लिए। यहां से V2 का मान कितना है 0.75, तो ये आपका हो जाएगा 0.75 माइनस V1 का मान कितना है 0, तो 4 में 0.75 का गुणा होगा तो यह कितना होगा 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 और 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे इसका आवेग बराबर कितना हो जाएगा 3। और आवेग का जो मात्रक होता है, संवेग का मात्रक होता है, तो यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए दूसरे कंडीशन में इसका दूसरा क्या दे रहा है, t बराबर 4 सेकेंड पर, तो t बराबर 4 सेकेंड में आवेग। तो अगर हमें 4 सेकेंड लेना है, 4 सेकेंड यहाँ की स्थिति है, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, वही स्थिति इस 4 सेकेंड से थोड़ा सा पहले और थोड़े से बाद। थोड़ा सा पहले की अगर बात करें, यानी कि यहां से V1 की बात करें, तो यहां से देखिए यहां से यहां तक एक समान वेग से चल रहा है 0.75। अब देखिए चूंकि यहां से यहां तक आने में इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि V बराबर कितना है 0 है। भाई इसमें स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसी स्थिति है वैसी ही बनी हुई है। समय इसका बदलता है लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब समय बदले स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो पिंड क्या होता है, विरामावस्था में होता है, रुका हुआ होता है, यानी इसका वेग V2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा। आवेग बराबर हम जानते हैं, आवेग बराबर क्या, संवेग परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है P2 माइनस P1, परिवर्तन का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा V2 माइनस m इंटू V1। अब यहां से अगर ज्ञात करें तो m कॉमन हो जाएगा और m का मान कितना है 4 है, 4 को कॉमन ले लेंगे, m दोनों में है, m कॉमन
V2 का मान यहाँ से कितना है, V2 का मान है 0 और माइनस V1 का मान है 0.75, यानी कि 4 इंटू माइनस का 0.75 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.00, भी माइनस का, यह किसके क्या हो जाएगा, आवेग, और केजी मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पे माइनस के आवेग का मतलब यह है कि विपरीत दिशा में आवेग कहाँ लग रहा है, विपरीत दिशा में। माइनस का मतलब यहाँ से किससे है, दिशा से है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सवाल नंबर 14 को हल अगले क्रम में जो सवाल नंबर 15 है आपका कह रहा है कि किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 केजी और 20 केजी, यानी दो द्रव्यमान दिया हुआ है। M1 बराबर दिया है 10 केजी और M2 बराबर दिया है 20 केजी। दो आपका द्रव्यमान दिया हुआ है, दो पिंड किसी पतली डोरी से आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपका मेज है, मान लेते हैं कि ये आपका मेज है। एक पिंड जो 10 केजी का है और एक पिंड जो आपका कितने का है, 20 केजी। ये मान लेते हैं ए और ये बी। ये दोनों एक पतली रस्सी से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और 600 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज, 600 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज पहले ए पर लगता है, फिर बी के अनुदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी का तनाव क्या होगा, आपको तनाव ज्ञात करना है। सबसे पहले ए पार्ट क्या कह रहा है कि जो 6 न्यूटन का बल है वह सबसे पहले कहां लग रहा है, ए के अनुदिश यानी ए के तरफ लग रहा है। कितने का बल, 600 न्यूटन का। अब अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो इस डोरी पर एक तनाव बल लगेगा, और तनाव बल जो ए से बी, इस डोरी पर ए पर जो तनाव बल होगा वह इधर की ओर होगा और बी पर जो तनाव बल होगा वह इधर की ओर होगा। क्या आप अमेजिंग कर पा रहे हैं? तनाव बल जो टी होगा वह ए पर इधर की ओर, भाई रस्सी ए को इधर की ओर खींचेगी पीछे की ओर और बी को किधर खींचेगी, आगे की ओर खींचेगी, तो इसका तनाव बल किधर होगा, ऐसे होगा। अब यहां पे सबसे पहला कह रहा है कि ए के अनुदिश। अब देखिए यहां से अगर हम ए के लिए देखें, ए के लिए अगर यहां से देखें तो ए पर जो लगने वाला बल है वह F बराबर किसके होगा, M इंटू ए के होगा। और ए के लिए हम देख रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं, ये ए नहीं 1 और 2 लिख लेते हैं। तो ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो यहां से M1 लिया जाएगा, F पहले के लिए लिया जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या लिया जाएगा, M1। अब दूसरी चीज यहां पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर यहां पे बल लगाया जा रहा है, अगर ए की हम बात करें तो ये जो तनाव बल लग रहा है ना, ये जो तनाव बल लग रहा है ना, उस तनाव बल के विरुद्ध लग रहा है। ये जो 600 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है इस तनाव बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और हमने बताया आपको कि जब कोई बल विरुद्ध कार्य करता है तो उसको उसमें से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। उसमें से उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आइए सबका मान रख लेते हैं। F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है 600 न्यूटन, तो F के जगह पे 600 रख लिए, माइनस का T बराबर यह कितना है, M1 का मान कितना है 10 केजी और इंटू में क्या हो जाएगा आपका A। अगर हम T को उधर भेजें तो यहां से T बराबर क्या हो जाएगा, T प्लस में चला जाएगा और ये 600 न्यूटन के पास 10A आएगा तो माइनस का हो जाएगा 10A। समीकरण नंबर 1 बोल दे रहे हैं। अब यही अगर B के लिए देखें, B के लिए तो B के लिए अगर हम देखें तो B पर तो ये 600 न्यूटन लग नहीं रहा है, B पर केवल व केवल तनाव बल कार्य कर रहा है और यह किसके बराबर होगा, M इंटू ए। और M B के लिए दूसरे के लिए देखा जा रहा है, इसलिए इसको क्या लिया जाएगा, M2 लिया जाएगा। तो यहां से T बराबर कितना हो जाएगा, M2 का मान कितना है 20 और इंटू में A को इधर भेज देंगे तो यहां से तो A का अगर मान निकालें हम, A का मान निकालें तो 20 को अगर T के इधर भेज देंगे तो T बटे कितना हो जाएगा 20। अब T बराबर 20 अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, T बराबर 20 अगर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, T का मान A का मान हमें क्या रखना है 20, तो ये आपका है 600 और माइनस 10 इंटू A के जगह पे A का मान रखना है T बटे 20, तो इंटू में T बटे कितना हो जाएगा 20, ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और T को उठा करके इधर करेंगे तो T के साथ माइनस में है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में T बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा T बटे 2 बराबर 600। अब यहां से 2 से अगर देखें तो T 2 में T का गुणा होगा तो 2T और 2T प्लस 1 कितना हो जाएगा 3T बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर 600। अब 2 इसको हमें तो T का मान चाहिए, तो T का मान ज्ञात करने के लिए ये आपका 600 है,
2 जब 600 के पास जाएगा, भाग में है, गुणा में है, हो जाएगा, और t यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यह कितनी बार में कट जाएगा? 3 दूना के 3 है ना, 3 दूना के 6, यानी कि 200 बार में कट जाएगा। और 200 में 2 का गुणा होगा तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा आपका? 400 न्यूटन। यानी कि जो पहला कंडीशन है, A के अनुदिश जो तनाव बल होगा वह कितना होगा? 400। इसका जो दूसरा पार्ट है वह कह रहा है अब B के अनुदिश, यानी कि जो ये 600 न्यूटन का बल लग रहा है, अब कहाँ लग रहा है? B के तरफ से लग रहा है। और जब B के तरफ से लग रहा होगा तो इस पर 2 बल कार्य करेगा। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? B के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं B के लिए बल, B के लिए बल। तो B के लिए जो आपका जो यहाँ पे बल होगा, जो आपका F बराबर कितना होगा? M इंटू A होगा। F बराबर M इंटू A होगा। अब देखिए इसको जो यहाँ से B पर बल लग रहा है, B पर 2 बल लग रहे हैं। एक तो आपका 600 न्यूटन का इधर बल लग रहा है और एक तनाव बल इसका यहाँ पे लग रहा है। अब इस तनाव बल के विरुद्ध ये जो 600 न्यूटन का बल लग रहा है, B पर लगने वाले इस तनाव बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। और हमने बताया कि जहां पे कोई बल विरुद्ध कार्य करता है उसको उसमें से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अब F का मान कितना है? 600 है, माइनस T को रहने देंगे बराबर M, इसको M2 का मान यहाँ पे रखेंगे और 2 का मान कितना है? 20। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा? A, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 का। अब इसी प्रकार से हम A के लिए देखते हैं। A के लिए तो A पर तो केवल व केवल एक बल कार्य कर रहा है, जो इसका तनाव बल T है। तो इसका जो लगने वाला तनाव बल T होगा वही इस पर लगने वाले बल M इंटू A के बराबर हो जाएगा। और A के लिए बात कर रहे हैं इसलिए M का मान क्या लेंगे? M1 लेंगे। तो T बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? M1 का मान है 10 और इंटू में A। अगर यहाँ से A का मान ज्ञात करें तो A बराबर आपका हो जाएगा T। 10 जब T के पास जाएगा, गुणा में है, हो जाएगा भाग में। अब इस A के मान को हम समीकरण 1 में क्या करते हैं? रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 600 है। 600 माइनस का क्या है? T है। अब 20 बराबर 20 इंटू A है। A के जगह पे A का मान रखेंगे कितना? T बटे 10। अब इस 10 से यह 2 बार में कट जाएगा और यह हो जाएगा 2T। कितना हो जाएगा? 2T। तो यानी कि ये 600 माइनस का T और बराबर यह कितना हो जाएगा? 2T। अब इस माइनस के T को इधर हम भेजेंगे तो 600 बराबर यह कितना है? 2T है। माइनस का T जाएगा तो प्लस का T हो जाएगा और यहाँ से 600 बराबर 2T और 1T। भाई इस T को अगर हम बॉल समझें तो 2 बाल यहाँ है, 1 बाल यहाँ है, कुल मिलाकर कितने हुए? 3 बाल, और बाल को हमने क्या माना? T। तो यानी कि 2T और T मिलकर के कितने हो गए? 3T हो गए। अब 3 को इधर भेजना है क्योंकि हमें T का मान चाहिए। तो यहाँ पे तो 600 है आपका, और 600 T जब 600 के पास आएगा तो गुणा में है, यहाँ आकर के भाग में हो जाएगा। तो 3 होता है 6, तो यहाँ पे T का मान कितना आ जा रहा है? 200। तो सेकेंड कंडीशन में T का मान 200 न्यूटन आ जा रहा है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम 15वें सवाल को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।